चलिए दोस्तों, अब हम लोग शुरू करेंगे। आज हमारा पहला पार्ट 1 वीडियो होगा जिसमें हम लोग वास्तविक संख्या को कवर करेंगे। तो इस वास्तविक संख्या में हमें क्या पढ़ना है? देखिए, वास्तविक संख्या में सबसे पहले हम लोग उसके अंदर जितने भी यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो OMR शीट पे आपको परीक्षा देना होता है, उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ चीज़ें हैं मैथ्स के अंदर भी जो आपको याद रखना है। तो हम उसको आसान से आसान तरीके से आपको समझाएंगे जिससे कि आपको दिमाग में ये चीज़ें फिट हो जाए और एग्ज़ाम में आपको ये इससे रिलेटेड एक भी प्रश्न लिखे तो फटाक से आप ऑप्शन टिक लगा दें। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग किस तरीके से पढ़ें, किस तरीके से इसके हर एक टॉपिक को, एक एक पॉइंट को कैसे समझें। हम इसमें आपको उसी पॉइंट्स को कवर कराएंगे जो पॉइंट आपके लिए यानी कि सब्जेक्टिव में भी काम आएंगे और ऑब्जेक्टिव दोनों में काम आएंगे, ठीक है। और वास्तविक संख्या से हमने ये भी बता दिया कि आपको 10 मार्क्स के परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो 10 मार्क्स की परीक्षा देखिए यहाँ पे, इससे पहले यानी कि अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आई कि कितने नंबर का कौन से टॉपिक से पूछा जा रहा है, तो हमारे इससे पहले वाले वीडियो जाकर आप देख सकते हैं। वहाँ पे आपको पता चलेगा कि मैथ्स के अंदर जो 7 टॉपिक हमने बताया था, उन 7 टॉपिक्स में कितने कितने मार्क्स के एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, ठीक है। अभी हम फिलहाल वार्षिक संख्या जो कि परीक्षा में ये 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और इसके अंदर जो भी फॉर्मूला होंगे, जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स होंगे या जो भी परिभाषाएं कुछ पदों का होंगे, कुछ वैल्यू निकालने के तरीके हैं, उन सब चीज़ों को चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं संख्या पद्धति 10 मार्क्स, जिसके अंदर हमें मात्र वार्षिक संख्या को पढ़ना है और वार्षिक संख्या के अंदर हमें परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में ही पढ़ना है, बस और कुछ नहीं पढ़ना है। ध्यान से देखिए। तो वार्षिक संख्या जो है इसे दो प्रकार से पढ़ना चाहिए, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है? देखिए, हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे उसको बहुत डीपली पढ़ सकते हैं, लेकिन हमने आपसे पहले ही वादा किया है कि हम उसी टॉपिक को कवर करेंगे जिससे रिलेटेड परीक्षा में आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। देखिए, परिमेय संख्या क्या है, इसको जरा अच्छे से समझिएगा। मैं हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास करूंगा। परिमेय संख्या कहते हैं वैसी संख्या जिसे, ठीक है, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। लेकिन इसका शर्त क्या है, इसका कंडीशन होता है कुछ। तो शर्त ये होता है कि जो नीचे में जो हर के रूप में Q है, ये जो Q है, ये Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब कभी भी नीचे का वैल्यू शून्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे हम लोग इसके एग्जाम्पल समझेंगे कि यहाँ पे क्या होगा 3/4, तो यह एक परिमेय संख्या है, लेकिन हमने किया 3/0, ये परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि इसका हर क्या हो गया 0, और हम जानते हैं कि 0 से किसी संख्या में भाग नहीं दिया जा सकता है। अगर ये आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगे तो आप इसका बेसिक कैलकुलेशन भी देख सकते हो। इसका मतलब होता है कि नीचे से भाग देना है हमें ऊपर। 0 से अगर हम भाग लगाएंगे कितने में? 3 में। अब हम कहेंगे कि 0 को कितना से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा। तो कहोगे 0 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते तो 3 आ जाएगा क्या? तो 0 को 3 से गुना करोगे तो क्या आ जाएगा? 0 और फिर 3। यानी कि इस तरह से चलता ही रहेगा क्योंकि 0 से किसी चीज़ में भाग नहीं दिया जा सकता है। उसका वैल्यू जो होता है, इसका वैल्यू जो होता है वो अपरिभाषित होता है। ये अपरिभाषित का संकेत है, इसको हम लोग अपरिभाषित कहते हैं। अपरिभाषित मतलब इसका वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो परिमेय संख्या में क्या होगा कि आपको नीचे का वैल्यू कभी 0 नहीं होना चाहिए, बाकी टोटल पॉसिबल है। अभी और परिमेय संख्या को जो और विस्तार से पढ़ेंगे आगे, पहले हम इतनी चीज़ को समझे कि वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 है। और P और Q दोनों की बात करें तो हो क्या सकता है, तो ध्यान देना है यहाँ P और Q जो होगा, P और Q ये दोनों हमारा पूर्णांक होगा। क्या होगा? पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब क्या होता है इसको भी हम समझेंगे आगे। पूर्णांक का मतलब अगर सीधा समझे तो माइनस, प्लस या 0 कुछ भी हो सकता है, बट Q केवल 0 नहीं होगा, बाकी सब हो सकता है, ठीक है। उसे हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। क्लियर है? चलिए अब परिमेय संख्या को समझते हैं। अब परिमेय संख्या को अगर हम इसके विलोम अर्थ में समझिए तो ठीक इसके उल्टा होगा, ठीक है। मतलब इसको कह सकते हैं जिसे, यानी वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है।
एक वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यहाँ पे हुआ इस तरीके का, जैसे कि √3, ठीक है, √5। अब देखिए ये हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि √3 का जो वैल्यू होता है 1.732 और ये डॉट 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 आगे भी होते रहते हैं, इसको हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब क्यों नहीं लिख सकते हैं ये भी हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए 732 एक पॉइंट के बाद आते ही रहेगा, कौन सा डिजिट आएगा कौन सा अंक आएगा इसका हमें यहाँ अनुमान नहीं है, ठीक है। √5 को अगर हम कहें, √5 का वैल्यू भी 2.24 समथिंग होता है, ठीक है, तो ये भी 2.24 फिर 3 कुछ भी आ सकता है, बट क्या आएगा ये हमें पता नहीं है। इसको भी हम बट्टे के रूप में नहीं लिख सकते हैं, यानी बट्टे के रूप में ब्रेक नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके का कुछ नंबर होगा जिसको हम परिमेय संख्या कहेंगे। तो अभी तो हमने बेसिक बातें पढ़ा कि इन दोनों के बीच डिफरेंस की परिमेय संख्या जो कि p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है और अपरिमेय जिसे हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको जरा एग्जाम्पल्स 2-4 एग्जाम्पल्स और लेकर समझते हैं तो हमें और अच्छे से समझ में आ सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कहने का मेरा मतलब ये है, बट्टे का मतलब जैसे 3/4 परिमेय संख्या है, 1/2 परिमेय संख्या है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ हमने पॉइंट में लिया 0.5, पॉइंट उड़ाया नीचे 1, पॉइंट के बाद जितना अंक उतना 0 पड़ता है, ये हो गया हमारा 5/10, ये भी हमारा परिमेय संख्या है, ठीक। फिर इसके बाद हमने लिया 0.12, देखो पॉइंट उड़ाया नीचे 1, पॉइंट के बाद कितना अंक 1 2 1 2, पॉइंट के बाद जितना अंक उतना 0 देना है, पॉइंट उड़ा के नीचे 1 लिखना है, ठीक है। तो इसका हो गया हमारा 12/100, देखिए ये भी बट्टे के रूप में आया, परिमेय संख्या है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे 0.5723 डॉट डॉट डॉट, अब देखो यहाँ पे 0.5723 डॉट डॉट डॉट, अब यहाँ पे अगर हमने कहा कि पॉइंट उड़ा दो नीचे 1 लगा दो, तो पॉइंट के बाद 1 2 3 4 4 अंक है, 4 0 दे दो। लेकिन डॉट 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 का मतलब है कि ये 3 पे समाप्त नहीं हुआ है, ये 3 के बाद भी जा सकता है, बट कितने अंकों तक जाएगा इसका हमें अनुमान नहीं है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से ब्रेक नहीं कर सकते, क्लियर है। चलिए तो इस तरीके का जितने भी नंबर होंगे वो ये सब क्या होंगे, हमारा परिमेय संख्या होंगे, सॉरी अपरिमेय संख्या होंगे, क्लियर है। और जिसको हम लोग बट्टे के रूप में ब्रेक कर सकते हैं वो हमारा परिमेय संख्या होंगे। तो ये तो था बेसिक से एग्जाम्पल्स, थोड़ा और हम लोग इसके अंदर चलते हैं। अब हमने बात करेंगे कि परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है, दशमलव प्रसार या जिसको हम लोग रूप भी कह सकते हैं, दशमलव रूप, ठीक है। तो परिमेय संख्या का जो दशमलव रूप होता है वो शांत होता है और अशांत आवर्ती होता है। अब देखिए इसका मीनिंग हम पहले समझते हैं। परिमेय संख्या दशमलव क्या होता है, शांत और अशांत आवर्ती होता है। और इसको भी समझ लें कि अपरिमेय संख्या का दशमलव रूप कैसा होता है, इसका अशांत अनावर्ती होता है। क्या होता है, अशांत अनावर्ती। इसको हम लोग कहते हैं शांत या तो अशांत आवर्ती, इसको हम लोग अशांत अनावर्ती। अब देखिए इन दोनों का मीनिंग क्या है, पहले हम लोग समझते हैं कि शांत, इस शांत जो है इसका मतलब क्या है, शांत का मतलब क्या है, ठीक है। आखिर वो परिमेय संख्या का इसका रूप ऐसे क्या है, मतलब देखिए जैसे हमने लिखा 5/2, ठीक है। अब 2 से हमें डिवाइड करनी है कितने, 5 में। तो देखो 2 से जब हम डिवाइड करोगे इस 5 में तो 2 दूनी के 4, 5 में 4 घटाओगे 1, यहाँ पॉइंट लोगे यहाँ 0, 2 के टेबल में इसको काटोगे 2 बचे, कितना हो जाएगा हमारा 10। तो अब देखो कि ये 2.5 टाइम में कट गया, मतलब हमने भाग दिया तो कितना आ गया 2.5, ठीक है। अब देखिए तो 5/2 को हमने जब हर से अंश में भाग दिया, हमें ध्यान देना है कि हमेशा नीचे से ऊपर भाग लगाना है, तो 2.5 आया। तो ये 5 पे जो है पूरा पूरा कट गया, तो इसको हम लोग शांत कहेंगे। ऐसा कोई भी भिन्न जिसको हम लोग भाग करेंगे यानी कि उसका जो दशमलव रूप ज्ञात करेंगे और पूरा पूरा कट जाता है, यानी कि पूरा पूरा भाग लग जाता है नीचे से ऊपर, तो वो शांत होगा। अन्यथा क्या हो जाएगा, अशांत। और अशांत में 2 तरीके का होगा, ध्यान देना है, एक अशांत आवर्ती और एक अशांत अनावर्ती। इन दोनों में कंफ्यूजन होता है और हमने देखा है कि बिहार बोर्ड में ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपरिमेय संख्या के दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो अशांत अनावर्ती, और अगर बोला जाए कि परिमेय संख्या पर कैसा होगा, तो शांत भी हो सकता है और शांत आवर्ती भी हो सकता है। इन दोनों मीनिंग को याद रखना है, आवर्ती बोला तो परिमेय, अनावर्ती बोला तो अपरिमेय, ठीक है। चलिए अब हम लोग समझते हैं, शांत समझ गए
कि जिससे भाग देकर पूरा पूरा कट गया तो शांत। और अब हम लोग समझेंगे अशांत आवर्ती को। इसका केस क्या है, देखिए जैसे 10/3 है मैंने दिया, ठीक है। अब जब हम कहोगे कि आप इतने छोटे छोटे एग्जाम्पल क्यों हो रहे हैं, हमें ये मीनिंग को समझना है, इस वर्ड का, इस शब्द का मतलब समझना है, और इसको हम बड़े से एग्जाम्पल लेकर नहीं समझा सकते, पहले छोटे के यूनिट चीज़ों से समझना होगा, ठीक है। तो 10/3 है। अब देखो 3 से हम 10 में डिवाइड करेंगे, 3 तिहाई हो जाएगा 9 पॉइंट, नीचे 10 में 9 घटाओगे कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। 1 मिनट, शायद ये ज़्यादा नीचे हो रहा है, आपको वीडियो में देखने में नहीं बनता होगा, मैं इसको एरेज कर देता हूँ। देखिए 10/3 मैंने 3 से डिवाइड किया, किसमें भी 10 में, 3 तिहाई 9, 10 में 9 घटाओगे तो कितना बचेगा, 1। अब देखो, अब इसके बाद कुछ नहीं बचा, यहाँ 1 और 3 से 1 में भाग लगेगा क्या, नहीं लगेगा, यहाँ पे पॉइंट पड़ता है और यहाँ पे 1 0 पड़ता है, तो फिर 3 तिहाई 9। अब देखो फिर एक, देख रहे हो कि यहाँ 10 में 9 घटाया तो 1 आया, 0 दिया, फिर 10 में 9 घटाया फिर 1 आया, फिर इसी तरह 0 दोगे, फिर 3 9 फिर 1 आएगा। तो ये हमने क्या देखा, देखो 1 0 दिया, फिर 3 दिया, क्या हो जाएगा जी 9, ठीक है। बहुत बच्चे के मन में होगा कभी सर 1 0 दिए तो बोले पॉइंट देंगे, और फिर पॉइंट दे, तो पॉइंट एक बार ही पड़ेगा, ध्यान रखना, पॉइंट जब एक बार दे दिए फिर दोबारा पॉइंट नहीं देंगे। उसके बाद हम 1 0 देते हैं यहाँ पे, और बस यहाँ पे 1 0 देते हैं और इसको मार लगा के चले जाते हैं। अगर किसी केस में हमें यहाँ 2 0 देने की आवश्यकता पड़ा तो उस तरह के क्वेश्चन हम बताएंगे, उसमें आपको कवर कराएंगे उस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया कि 10/3 का जो वैल्यू आया वो 3.33 डॉट 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 इसलिए लिखा, ये जो कार्य है भाग का ये आगे चलता रहेगा और कहाँ तक जाएगा ये पता नहीं, ठीक है। तो ये जो आया पॉइंट, मतलब 3 पे खत्म नहीं हुआ है, 3 3 3 आ रहा है, इस चीज का आवर्ती हो रहा है, मतलब कह सकते हैं पुनरावृत्ति, यानी कि रिपीटेड हो रहा है, क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, 3 3 3, इसको बोलाता है अशांत आवर्ती। तो इस तरीके का जो नंबर होगा वो हमारा क्या होगा, अशांत आवर्ती, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा अशांत आवर्ती। अब देखिए यहाँ पे हमने कहा था कि परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, जी हाँ ऐसा लिखा जा सकता है। याद होगा आपको कि क्लास 9 में भी इस तरह की चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा था कि इस तरीके की चीज़ें क्लास 9 में, यानी कि इसको हम लोग मानते थे बहुत सारा कि माना कि x ये वो, लेकिन हम लोग यहाँ पे एकदम शॉर्टकट पढ़ेंगे। ये ऑब्जेक्टिव्स यानी कि जो OMR शीट में आपको परीक्षा देनी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम इस सभी क्वेश्चंस को एकदम शॉर्टकट तरीके से बताएंगे, जिसमें आपको रफ की लगभग जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें बस इतने समझना है कि पॉइंट भाग देने के बाद 3.3333 डॉट डॉट डॉट, मतलब कि अगर एक ही पॉइंट बार बार आए और उसका भाग जो हो खत्म नहीं कभी, तो उसको हम लोग कहेंगे क्या चीज़, अशांत आवर्ती, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, देखिए ध्यान से। अब हम लोग समझेंगे अपरिमेय संख्या का जो होता है अशांत अनावर्ती दशमलव, तो क्या होता है, वो किस तरीके की चीज़ है। देखिए अभी हमने लिखा इसमें 0.1235 डॉट डॉट डॉट, आप कहोगे कि 1 2 3 5, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, लेकिन 5 के बाद क्या आएगा पता नहीं। तो इस तरीके का चीज़ जो होगा वो अशांत अनावर्ती होगा। अब देखिए यहाँ पे हमने लिखा 0.576, ठीक है, और उसके अंदर लिखा 6 6 डॉट डॉट डॉट। आप यहाँ बोल सकते हो कि 5 7 फिर 6 6 6, इसका मतलब है कि 6 अब क्या आएगा, 6 क्या आएगा, 6 क्या आएगा, 6। इस तरीके का जो चीज़ें हुआ इसको हम लोग कहेंगे क्या कहेंगे, सॉरी एक मिनट, अशांत आवर्ती, ठीक है। हमने लिखा 1.222 डॉट डॉट डॉट, अब कहोगे 1.222 मतलब कि 2 रिपीट हो रहा है, अशांत आवर्ती। इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है 1.2 इसके ऊपर रेकरिंग, इसको हम रेकरिंग कहते हैं, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 1.2 इसके ऊपर ऐसे से डैश दे दिया जाएगा। इसका मतलब होता है कि 1 पॉइंट के बाद 2 जो है वो बार बार आएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हो गया ये हमारा पॉइंट। इसके बाद इस तरीके का जो होगा ये दशमलव होगा उसको हम लोग अशांत आवर्ती कहेंगे। और अनावर्ती क्या है, ये इस तरीके की चीज़ है 1.2357। अब देखिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये अशांत अनावर्ती। अनावर्ती इसलिए है कि देखिए इसमें 2 3 5 7 7 के बाद क्या आएगा नहीं पता, 2 के बाद क्या आएगा 3 के बाद क्या आएगा, हर बार नंबर चेंज हो रहा है, बट इसमें कोई लॉ का नहीं काम कर रहा है, ये रिपीटेड नहीं हुआ, मतलब एक ही अंक जो है बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसको हम लोग अनावर्ती कहेंगे। और ऐसी जो संख्या होगा क्या होगा, अपरिमेय संख्या। इसमें कभी कभी एग्जाम्स में जो होता है डायरेक्ट इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है
ठीक है। और इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, चलिए यहाँ पी जीरो होगा दोस्तों, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। वो कहते हैं कि 0.10 2 0 3 0 जीरो रिपीट हो रहा है तो भाई परिमेय हो गया अशांतावर्ती, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे ध्यान देना 0.10 फिर 2 फिर 00 फिर 3। अब देखो जीरो एक एक बढ़ रहा है, ना कि वही चीज़ रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये भी हमारे अशांता नंबर के केस में आएंगे। इसको कहते हैं इस तरीके से ब्रेक दिया जा सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल कि बच्चों को जो होता है कंफ्यूज करने के लिए इस तरह क्वेश्चन दिया जाता है। 5.25 अब यहाँ पे देखो इस चीज़ों को जो है 55 कर दिया जाएगा, फिर 6 होगा, फिर 3.5 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट। अब देखो इस तरीके से यहाँ चेक करना है, एक ही अंक क्या होगा, संख्या उसका बढ़ता चला जाएगा, कभी 3 बार, फिर आगे 5 आएगा तो 4 बार चला आएगा। तो इस तरीके के जो चीज़ें आएगा उसको हम लोग आसान अनावर्ती कहेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। फिर से मैं रिपीट कर दूँ एक बार, परिमेय संख्या का दशमलव क्या होगा दोस्तों, शांत और अशांत आवर्ती। अब परिमेय संख्या का ओनली अशांत अनावर्ती, मतलब केवल अशांत अनावर्ती होगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग इस तरह परिमेय और अपरिमेय संख्या को अच्छे से समझें। अब हम लोग यहाँ पे परिमेय अपरिमेय संख्या जो होगा उसको किस तरह से पढ़ना है चैप्टर्स के अंदर, उसको हम लोग देखेंगे। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि परिमेय संख्या को कितने प्रकार से बांटा गया है, ठीक है। मैं चाहूँगा कि आप अगर ये चीज़ें समझ में नहीं आई हो तो आप वीडियो को जो है स्लो करके देख सकते हो, वहाँ पे स्लो मोशन करके आप देख सकते हो, सेटिंग में सेट करके, और इसको समझने का प्रयास करें, ठीक है। ये जरूर आएगा। और आपको किसी तरह की दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करें, बताएं, हम कोशिश करेंगे कि और आसान तरीके से समझाया जाए। और आपको जहाँ पे दिक्कत होगा, अगर सेम प्रकार की दिक्कत आए कुछ बच्चों में, हम कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक को फिर से समझाएं आसान से आसान तरीके से। आपको समझाना ये हमारा मकसद है और हमारा गोल है कि एग्जाम्स में आपको 90+ मैथ्स में दिलाना है। जो बच्चे इन हमारे सेशंस को 30 दिन कंप्लीट करेंगे उनके मैथ्स में 90+ आएंगे, और जिन जिनके 90+ आएंगे वो सब आके हमें कमेंट करेंगे जरूर। चलिए तो हम लोग देखते हैं परिमेय संख्या का। परिमेय संख्या को 2 प्रकार से बांटा गया है, ठीक है। ठीक है, फिर मैं बता रही हूँ समझने के लिए, ठीक है, ध्यान देना। परिमेय संख्या को 2 प्रकार से बांटा गया है, एक है हमारा भिन्न, ठीक है, और एक है हमारा पूर्णांक, ठीक है। पूर्णांक को 2 तरीके से बांटा गया है, सबको जानते हैं, शून्य भी होते हैं और शून्य को लोग कहेंगे, ठीक है। एक होते हैं धनात्मक और एक होते हैं हमारा ऋणात्मक। ऐसे हम किसी से पूछा नहीं जाएगा, लेकिन बेसिक के में समझना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। ऋण का मतलब क्या होता है, ऋण होता है हमारा अंश बाई हर, ठीक है। अंश बाई हर मतलब कि बट्टे में होंगे तो ऑलरेडी परिमेय संख्या है इस तरीके का 7/5, ये सब तो परिमेय संख्या है ही हमारे, इसको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। और अब यहाँ पे जरा सा दोस्तों लगता है हमारा इंक कम हो चुका है, जिस वजह से आपको ये चीज़ें कम दिख रहा होगा। तो मैं पहले एक काम करता हूँ, जरा अपने मार्कर को इंक से मार लेता हूँ। चलिए तो यहाँ पे देखिए ये भिन्न हो गया अंश बाई हर, ठीक है, जो बट्टे में होंगे। अब ये पूर्णांक जो होता है धनात्मक और ऋणात्मक, धनात्मक मतलब कि जो प्लस में होंगे उसको हम लोग धनात्मक कहेंगे, जो माइनस में होंगे उसको हम लोग ऋणात्मक। जैसे कि माइनस, जैसे कि होगा हमारा 5 7 6 8 कुछ भी। अब इसमें पे प्लस है, हमें प्लस का है तो प्लस दिखता नहीं है, प्लस आता है, ठीक है। माइनस होगा तो दिखेगा, कहने का मतलब कि आप अगर कर्ज में रहोगे तो सब तरफ कहते बोलोगे मेरे पास कर्ज हो चुका है, लेकिन जब कमा करता ना चीज करोगे तो कहीं नहीं बताओगे, ठीक है, छुपा कर रखोगे। तो उसी तरह से यहाँ प्लस होता है वो छुप कर रहता है, उसको दिखाया नहीं जाता है। बट चलिए हमने दिखाया सोचने के लिए ये प्लस में हुआ, और ये माइनस का मतलब इस तरीके से माइनस अपने आप दिखते चला जाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें जो हुआ ये ऋणात्मक। तो यहाँ से ध्यान देना है कि इस ये प्लस में मतलब जितने भी पूर्णांक होंगे उस सबके संख्या होंगे परिमेय संख्या होंगे, जितने भिन्न होंगे उतने परिमेय संख्या होंगे। अब कहेंगे कि अभी हमने परिमेय संख्या को पढ़ा कि जो p/q के रूप में होगा उसी को हम परिमेय संख्या कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो हम क्या करेंगे कि ये p/q के रूप में नहीं है, इन सबके नीचे हम चाहें तो 1 लगा सकते हैं, इसमें कोई कहने की बात नहीं है, ठीक है। तो बेस में 1 लगा सकते हैं। हमने पढ़ा कि परिमेय संख्या वह नहीं होगा जो नीचे 0 होगा, परिमेय संख्या वह होगा जो नीचे q होगा, मतलब नीचे भी माइनस प्लस की वैल्यू हो सकता है, 0 को छोड़कर बाकी सब हो सकता है, ठीक है। उन सबको हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या, ठीक है। चलिए अब हम लोग इधर पढ़ते हैं, जरा सा ध्यान देना दोस्तों, मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। देखिए
ये जो परिमेय संख्या में हमने पढ़ा कि पूर्णांक वाली चीज़ें, और हमने पूर्णांक में पढ़ा कि ये दो तरीके का होता है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। अब देखिए धनात्मक जो होता है इसको बहुत सारा फॉर्म, मतलब बहुत सारे प्रकार धनात्मक की। फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसमें सम संख्या, ठीक है, सम संख्या। फिर हम लोग इसमें पढ़ेंगे विषम संख्या। फिर हम लोग इसमें पढ़ेंगे अभाज्य संख्या। फिर हम लोग इसमें पढ़ेंगे भाज्य संख्या। फिर इधर हम लोग पढ़ेंगे सहभाज्य संख्या। फिर हम लोग इधर पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या, ठीक है। चलिए, तो ये शायद आपको दिक्कत हो रही है लिखने में, तो यहाँ लिख देता हूँ प्राकृतिक संख्या, ये 6 नंबर। 7 हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण संख्या, और 8 नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे जुड़वा अभाज्य संख्या, ठीक है, जुड़वा अभाज्य संख्या। चलिए सहभाज्य जुड़वा अभाज्य संख्या, चलिए ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इन सभी क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ेंगे एक एक पॉइंट। इससे भी एग्जाम से क्या होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो चलिए यहाँ से मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूँ। देखिए सबसे पहले आप लेंगे यहाँ से इसको सम संख्या। देखिए होता क्या है सम संख्या, ध्यान से जिन बच्चों को ज़्यादा परेशानी हो रही हो तो वो क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे, ठीक है। और ये नहीं देखना है कि हमें पूरे परिभाषा सटीक लिखना है। मैथ्स में होता है कि एक्चुअली कि आपको बहुत सारी चीज़ें कॉपी में लिखा दिया जाता है, जिस वजह से वो चीज़ें रटना हो जाता है। तो मैथ्स के अंदर जो है उतने सारे टॉपिक को हमें कॉपी में नहीं लिखना है। करीब 50% ऐसे वाक्य शब्द होंगे जिसको माइंड में रखना है, सुन कर याद करना है, और कुछ चीज़ें ऐसा होंगे जिसे कॉपी में लिखना है, ठीक है। जैसे कि देखिए सम संख्या क्या होता है, जो 2 से यानी वैसी संख्या जो 2 से क्या होंगे कट जाएंगे, कह सकते हैं जो 2 से विभाजित होंगे, यानी सम संख्या उसको कहेंगे जो 2 से क्या होंगे विभाजित होंगे, 2 से क्या होंगे विभाजित होंगे, ठीक है। तो 2 से विभाजित होने वाली संख्या को हम क्या कहेंगे सम संख्या। सम संख्या का जो फॉर्मेट होता है वो 2m होता है, ठीक है, 2n होता है, 2k होता है, इस तरीके से इसका फॉर्मेट होता है, इसका रूप होता है, ठीक है, 2m 2n 2k। इसका मीनिंग है m एक पूर्णांक है, k भी सब पूर्णांक है, मतलब इसमें कोई भी पूर्णांक वैल्यू रखो उसको 2 से मल्टीप्लाई करो वो सम संख्या दिया है। सम संख्या का एग्जाम्पल जो होता है वो 2 4 6 8 10 12 14 डॉट 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 सब। जो वैसी सभी संख्या है जो 2 से कटेंगे वो सब क्या हो जाएंगे सम संख्या। सम संख्या का सामान्य रूप क्या होता है 2m। एग्जाम्स में कभी कभी इस तरीके से करके पूछा है, ठीक है। सम संख्या का सामान्य रूप क्या होता है, सामान्य रूप तो 2m होता है। इस जगह पे कभी कभी 2m दे सकता है, कभी 2k दे सकता है, 2 के फॉर्मेट में होना चाहिए और इसके साथ कुछ भी लग सकता है, ठीक है। चलिए तो सम संख्या आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे अब हम लोग समझेंगे विषम संख्या। विषम संख्या क्या है, देखिए विषम संख्या वह है जो 2 से विभाजित नहीं होगी, यानी कि इसके एग्जाम्पल हमारे पास होगा इस तरीके का। देखिए 1 3 5 7 9 11 13 15 17, ठीक है 19 21। ये देखिए जितने भी एग्जाम्पल लिखे हैं ये सब 2 से विभाजित नहीं होंगे। 2 के अलावा किसी और से अगर विभाजित हो रहे हैं तो चल सकता है, लेकिन 2 से विभाजित नहीं होना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे विषम संख्या। विषम संख्या का सामान्य रूप क्या होता है, देखिए जो सम संख्या है उसमें +1 हो जाता है, ये इसका फॉर्मेट है सामान्य रूप। विषम संख्या का सामान्य रूप क्या है 2n + 1। सामान्य रूप ला सकते हैं, सूत्र है तरीके का इसका विषम संख्या का, ठीक है, क्या सूत्र है। अब आप n की जगह कोई भी वैल्यू रखो ये विषम संख्या देगा। सपोज हमने यहाँ 0 लिया तो 2 × 0 और +1, 2 को 0 से गुना करोगे 0 और +1 क्या बनेगा 1। यहाँ 1 लोगे तो 2 × 1 2, देखो 2 × 1 और +1, ये +1 तो कितना हो जाएगा जी 3।
कोई भी वैल्यू लोगे इसका जो भी आएगा हमारा क्या आएगा विषम संख्या। तो विषम संख्या का फॉर्मूला कैसा होता है, सूत्र या सामान्य रूप पावर 2n + 1 होता है। ठीक है, तो सम संख्या विषम संख्या एक दूसरे का पूरक है। सम संख्या एक तरफ 2 से विभाजित होंगे तो विषम संख्या दूसरे साइड 2 से विभाजित नहीं होंगे। सम संख्या का व्यापक रूप होता है 2m, तो विषम संख्या का व्यापक होगा 2n + 1। ठीक है, उसमें +1 हो जाता है। चलिए हम लोग इसी तरह आगे टॉपिक को बढ़ाते हैं और हमारा 3 नंबर है। तो चलिए दोस्तों, हमारा 3 नंबर है अभाज्य संख्या। इसमें हम लोग कहते हैं कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से नहीं कटे। नहीं कटे का मतलब जो किसी और से विभाजित नहीं होगा। यहाँ कटे का मतलब हमने बताया जो विभाजित नहीं होगा। ठीक है, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित नहीं होगा। देखिए ये है वो हमारा एग्जांपल 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। अब देखिए इसका कोई फॉर्मेट नहीं होता है क्योंकि ये क्रमागत नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। देखिए 2, 3, 5, 7 ये सब चीज़ जो है हमारा क्या अभाज्य है। अब देखो यहाँ पे किसी भी नंबर को चेक करो, एक से कटेगा या तो खुद से। जैसे कि 7 को भाग करो, 7 किसी और से कट सकता है क्या? किसी के 12 में किसी के टेबल में आता है क्या? नहीं आता। 7 को 2 से काट सकते हो? नहीं। पॉइंट में आएगा? पॉइंट में नहीं आना है, पूरा डिविजिबल होना चाहिए, कंप्लीट रूप से कटना चाहिए। ठीक है, तो 7 2 से नहीं कटेगा, 11 2 से नहीं कटेगा। ये सभी संख्याएं जो होंगे हमारे क्या होंगे? अभाज्य संख्या होंगे। ठीक है, तो यहाँ याद रखने वाली बात क्या है, इस सबसे छोटी अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तो ये हमारा होंगे। छोटे को कौन होंगे? 2। तो सबसे छोटू अभाज्य संख्या कहे तो छोटी अभाज्य संख्या। ठीक है, सबसे छोटा इस फैमिली में कौन है? 2। अभाज्य संख्या शुरू कहाँ से होता है? 2 से। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो गया हमारा? 2। ये भी कभी कभी डायरेक्ट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसको भी याद रखना है। आगे है हमारा क्वेश्चन टॉपिक 4 नंबर भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या हम लोग अब स्टडी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लोग पढ़ेंगे भाज्य संख्या कि वैसी संख्या जो एक से, स्वयं से और किसी और से भी कटते हैं। ठीक इसके उल्टा है, अभाज्य में हमने पढ़ा कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से नहीं कटेगा और एक से, स्वयं से और किसी और से भी कटेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। देखिए नाम में मिलेगा भाज्य और अभाज्य। ठीक है, जिस तरह सम और विषम था। इसका एग्जाम्पल होता है 4, 6, 8, 9, 12, सॉरी 10 भी होगा, 12, 14, 15। ये सभी जितने भी नंबर है मतलब कि 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 18, 16 ये सभी। ठीक है, ये सब नंबर जो है हमारा क्या है? भाज्य संख्या। मतलब कि ये एक से, देखो 4 की बात की है। ठीक है, 4 1 से कटेगा, 4 1 से कटेगा कितने बार में? 4 में। 4 से कितने बार में? एक बार में। अब 6 सेम उसी तरह, लेकिन क्या है 2 से भी कट रहा है ना। जैसे हमने चेक किया 15, सपोज 15 क्या है? 15। ठीक है, 15 जो है 3 से कटेगा 5 बार में, 5 से कटेगा 3 बार में, 15 से कटेगा कितने बार में? 1 बार में, और 1 से कटेगा कितने बार में? 15 बार में। तो हमने क्या पढ़ा कि 1 से 15 में, 1 से खुद से, 1 से भी कट रहा है, खुद से भी कट रहा है और किसी और से भी कट रहा है। इन सभी नंबर को हम लोग क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। ठीक है, जो किससे कटे? एक से, स्वयं से और किसी और से, उसको हम लोग कहेंगे भाज्य संख्या। ठीक है, यहाँ याद रखने वाली बात क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा? तो 4 होगा। एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात की जाए तो क्या होगा हमारा? 4 होगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा अगला टॉपिक नंबर 5 सहभाज्य संख्या। देखो यहाँ पे सहभाज्य संख्या ध्यान देंगे, सहअभाज्य। सह का मतलब होता है साथ, मतलब ये यहाँ पे अभाज्य संख्या है बट यहाँ क्या बोला? सहअभाज्य संख्या होना चाहिए। मतलब वैसी कोई भी दो अभाज्य संख्या जिसका HCF कितना होना चाहिए? 1। तो 7। एक और एक अभाज्य संख्या उसके साथ एक और होना चाहिए कोई अभाज्य संख्या, और उन दोनों के बीच कुछ कॉमन नहीं होगा, उसे हम लोग कहेंगे सहअभाज्य संख्या। जैसे कि देखिए फॉर्मूला मस ए बी, ए और बी। मस का मतलब हम लोग आगे टॉपिक में पढ़ेंगे मसा मतलब है दोनों में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे 7 है और यहाँ पे एग्जाम्पल 1 है, 7 और 11 के बीच कुछ कॉमन नहीं है 1 के अलावा, तो ये हो गया हमारा सहअभाज्य संख्या। इसी तरह हमने आगे देखा, तो देखिए इस तरह से दो अभाज्य संख्या और ले सकते हो आप। सपोज यहाँ पे हमने लिया 5 और कोई भी सपोज 13, इन दोनों में भी कुछ कॉमन है क्या? नहीं है। इसका अगर हम बात करें मसा निकालने का फिर कितना होगा? तो मसा जिसको HCF भी बोलते हैं। ठीक है, 1 कैसे होगा ये हम लोग आगे की टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? सहअभाज्य संख्या। परिभाषा के वक्त वैसी कोई भी दो अभाज्य संख्या जिसका मासा कितना होगा 1, उसे हम सहअभाज्य संख्या कहेंगे।
चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम अपना लेते हैं और हमारा नेक्स्ट है प्राकृतिक संख्या। चलिए देखिए प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या जो 1 से शुरू होगा, ठीक है, और कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। तो जो 1 से शुरू होगा और अनंत तक जाएगा उसको हम लोग कहेंगे प्राकृतिक संख्या, और जो 0 से शुरू होगा और अनंत तक जाएगा उसको हम लोग कहेंगे पूर्ण संख्या। ठीक है, यहाँ से बेसिकली याद रखना कि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होगा, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होगा। ठीक है, अब इसमें भेद क्या है दोनों के बीच, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स में इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ आप देखोगे ये टोटल हमने इसको राउंडिंग घेरा के अंदर रखा, और ये दोनों, ये बताओ कि ये दोनों इसका सेम है या नहीं है, बट इसमें क्या अलग एक्स्ट्रा इसमें क्या हो रहा है, 0। तो यहाँ से मतलब क्या समझ रहे हैं कि जितना भी प्राकृतिक संख्या होगा वो सब के सब किसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है। लेकिन ये जितना भी टोटल नंबर है क्या इसके अंदर जाएगा, हाँ टोटल जाएगा, बट ये 0 को छोड़कर, तो 0 छूट जाता है। तो यहाँ से कहा जाता है, क्या कहा जाता है, देखिए सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, सभी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। क्यों होती है, देखो 1 से लेकर अनंत तक, 1 से लेकर इसमें आया, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होंगे क्योंकि इसमें 0 एक्स्ट्रा बच जाता है हमारा। ठीक है, तो बहुत ईजी है, याद रखना है, इस पॉइंट को भी लिख लेना है। ठीक है, जितने भी हमने इसमें परिभाषा आपको बताया उन सभी को आप वीडियो को पॉज करके वहाँ पे उसको लिख सकते हैं, नोट बना सकते हैं। हमने नोट भी आपको शॉर्ट में ही बताया है। ठीक है, चलिए अब इसमें एक और हमारा बच रहा है, ये जुड़वावाद संख्या। क्या बच रहा है, जुड़वा आवाज संख्या। ये लास्ट में हमारा टॉपिक बच रहा है। देखिए ये क्या होता है, देखिए समझते हैं। इसमें कोई भी 2 हम संख्या ले सकते हैं, लेकिन आवाज संख्या ही होना चाहिए हमारा। ठीक है, कोई भी 2 आवाज संख्या हम ले सकते हैं। देखिए होता क्या है, कोई भी 2 आवाज संख्या, देखिए इसमें क्या है, देखिए वैसी 2 आवाज संख्या जिसके बीच अंतर कितना होना चाहिए, अंतर 2 का। अब देखो 2 आवाज है, 5 आवाज है, लेकिन इसके बीच जब हमने अंतर जानने का प्रयास किया कितना आया, 3। ये हमारा जुड़वा आवाज संख्या नहीं कहलाएगा। हमने किया 5 7, इसके बीच अंतर कितने का है, 2 का। इसका मतलब कि 5 और 7 जो होगा क्या होगा, हमारा जुड़वा आवाज संख्या होगा। इसी तरह हमने लिया 11 और 13, इसके बीच के अंतर कितने का है, 2 का। इसका मतलब 11 और 13 जो होगा वो जुड़वा आवाज संख्या होगा। अगर हमने यहाँ पे इसी तरह जानने का प्रयास किया और ये किया 3 और 7, तो इसके बीच अंतर कितने का आएगा, देखोगे आप, तो 7 और 3 के बीच अंतर अगर देखा जाए तो कितने का होगा अंतर, 4 का। 2 नहीं आया, 4 आया। इसका मतलब 7 और 3 आवाज़ है बट जुड़वा आवाज़ नहीं। ठीक है, चलिए इससे हमें याद आया बच्चों कि हमने आपको बताया था सह आवाज संख्या, जरा उसको देख लीजिए ध्यान से। सह आवाज में हमने बताया आपको कोई भी 2 आवाज संख्या जिसका मासा 1 हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है ये आवाज संख्या ही 2 होना चाहिए। ठीक है, 9 और 16, जैसे हमने अभी बताया था आपको कि 5 और 7, ठीक है, 19 23 ये आवाज है। इसका HCF जो होगा 1 होगा, इसका भी HCF कितना होगा, 1 होगा, लेकिन इसका भी तो HCF 1 ही आ रहा है। तो क्या यह भी हो सकते हैं सब? जी हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। कोई भी 2 आवाज संख्या का मासा 1 हो तो भी हो जाएगा सवाल, और कोई भी 2 संख्या है चाहे वो संख्या भाज्य भी हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन इन दोनों का जो HCF होगा मासा वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। उस केस में वो संख्याएं सहभाज होंगे। तो देखिए सहभाज का क्वेश्चन इस तरीके से आपको डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम्स में कि 9 और 16 क्या सहभाज संख्या होंगे, हाँ होंगे। हमने लिया 10 और यहाँ पे सपोज हमने लिया 23, क्या यह सहभाज होंगे, हाँ होंगे। कैसे होंगे, क्यों होंगे, जब हमने एक चैप्टर आपको पढ़ाएंगे जिसमें हम मसा और लसा निकालने का प्रयास करेंगे, उसमें आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगा। अगर ये सहभाज समझ में नहीं आया हो तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें, उसमें आपको 100% समझ में आएगा। अभी बस इतना याद रखें कि वैसी कोई भी 2 संख्या जिसका मसा 1 होगा उसे हम सहभाज संख्या कहेंगे। ठीक है, तो चलिए
अब हम लोग इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक होगा जिसमें हम लोग वास्तविक संख्या के अंदर करीब लगभग 5 टॉपिक हम लोग अध्ययन करेंगे, यानी कि 5 टाइप को, और उस 5 टाइप से ही आपको एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। जितने मेन क्वेश्चन होंगे उसको अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो चलिए धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले जितने भी हमारे वीडियो होंगे उस सब के सब आपके मोबाइल में जो हो पहुँच जाए अच्छे से, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर ले, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें और बेल घंटी जरूर दबा दें, जिससे कि हमारा एक भी वीडियो आप मिस ना कर पाओ, ठीक है। थैंक यू।